मैं विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मेनारिया हिंदी संवाद कौशल मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं ग्रहणात्मक कौशल। उसके बाद में अपन ने सेकंड लिया था अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल में हम आज पढ़ेंगे पढ़ना, जिसको पढ़ना इसको हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम लेंगे न्यू टॉपिक लिखना। पढ़ने में हमने ले लिया था पद्य भाग गद्य भाग। पढ़ना किसे कहते हैं? लिखी हुई मुद्रित वस्तु को अपने भाव में पढ़ना क्या कहलाता है? पढ़ना, जिसको हमने दो भागों में बांट लिया था, गद्य और पद्य। गद्य में क्या था? वाच्यार्थ था। पद्य में क्या था? भावार्थ था। पद्य में किसकी ज़रूरत थी? लय, ताल, आरोहण अवरोहण की ज़रूरत थी। और गद्य में क्या था? शब्दों का सही उच्चारण, उसका अर्थ का पता लगाना और उसके पूरे भाव को समझना। आज हम अभिव्यक्तात्मक में ही पहले हम टॉपिक डाल देते हैं हिंदी संवाद कौशल। हिंदी संवाद कौशल में फर्स्ट हमारा है, अब सेकंड हमारा टॉपिक है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मैंने बताया था कि अपने मन की बात या मन में आए हुए विचारों या भावों को अपनी भाषा में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। जिसमें फर्स्ट हम पढ़ चुके थे पठन कौशल। पठन कौशल। पठन कौशल में छपी हुई मुद्रित वस्तुओं को पढ़ना, उसके लय, ताल सभी का ध्यान रखना, जिसमें पद्य की अलग लय होगी, गद्य की अलग लय होगी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे लेखन कौशल। लेखन कौशल या हम कह सकते हैं लिखना कौशल। भाषा सिखाने के जो 4 स्तर हैं, उसमें सबसे अंतिम स्तर कौन सा होता है? लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है? लेखन कौशल भाषा को स्थायी स्वरूप देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं। लेखन कौशल का जो हम प्रयोग करते हैं भाषा को स्थायी स्वरूप देने के लिए, उसमें किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि क्या होता है? भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करता है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? लिपि भी क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। ठीक है। ध्वनियों को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए या भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा को स्थायी रूप में लाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्येक भाषा को स्थायी स्वरूप में लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पृथक लिपि की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हर भाषा के लिए एक ही लिपि चलेगी, ऐसा नहीं है। हर भाषा के लिए लिपि क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और हिंदी भाषा में हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा में हम शुरू से पढ़ते आए हैं, किसका प्रयोग करते आए हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देवनागरिक लिपि का प्रयोग करते हैं। देवनागरिक लिपि होती हैं जो हमारे चलती हैं लेफ्ट टू राइट, या यूं कहें बाएं से दाएं की ओर चलती हैं। कौन सी? देवनागरिक लिपि। और देवनागरिक लिपि है, उस लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि बताया है। किसको? देवनागरिक लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि बताया है। देवनागरिक लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि क्यों बताया है? क्योंकि इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए, इसमें क्या होता है? प्रत्येक अक्षर के लिए प्रत्येक भाषा या प्रत्येक वर्ण का अलग से उच्चारण है। जैसे हम समझते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल। लेखन कौशल में हम पढ़ रहे हैं कि देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि को हमने सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है? क्योंकि उसमें प्रत्येक शब्द के लिए अलग से उसकी मात्रात्मक ज्ञान है। जैसे मैंने लिखा आज, तो उसमें अ अलग बन जाएगा, ये मात्रा अलग है, ज का अलग है। जैसे हम लिखे देखिए,
देखिए, इसमें प्रत्येक के लिए इसमें वर्ण उच्चारण क्या दिया हुआ है, अलग अलग, इसलिए क्या है सर्वश्रेष्ठ लिपि। जैसे मैं अंग्रेजी की बात करती हूँ, अंग्रेजी में जैसे मैं काजल को भी क्या कह रही हूँ, क को भी मैं के से संबोधित कर रही हूँ, की को भी मैं क से संबोधित के से संबोधित कर रही हूँ, और कु को भी मैं किससे संबोधित कर रही हूँ, के से संबोधित कर रही हूँ। जबकि हिंदी में कु के लिए मैंने मात्रा का प्रयोग किया है, का के लिए भी मैंने मात्रा का प्रयोग किया अलग से, इसमें कु के लिए हमने अलग से उ की मात्रा का संबोधन किया है, का के लिए हमने आ की मात्रा को इसमें जोड़ा है, की के लिए भी हमने इसमें ई की मात्रा को जोड़ा है। इसलिए देवनागरिक लिपि को हम सर्वश्रेष्ठ लिपि बताएंगे, क्योंकि उसमें प्रत्येक भाषा नहीं, क्योंकि उसमें प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वर्ण के लिए अलग से उसकी मात्रा का विस्तार किया गया है। ठीक है, देवनागरिक लिपि हम किस देवनागरिक लिपि है वो हमारे चलेगी बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। जबकि खरोष्ठी लिपि जिसमें हमारे काव्य शास्त्र वगैरह मिलते हैं वो किस भाषा में चलती हैं, सर्पाकार श्रेणी में चलती हैं। वो दाएं से बाएं जाएगी, बाएं से फिर दाएं, दाएं से फिर बाएं। ठीक है, तो वो किस में होगी, खरोष्ठी लिपि। तो यहाँ तक लेखन कौशल समझ में आ गया कि लेखन कौशल क्या होता है। लेखन कौशल किसी भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें लेखन कौशल का ध्यान अति आवश्यक है। और लेखन कौशल का विकास है हम बालक में किस स्तर तक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो पढ़ने उच्चारण कौशल है, उच्चारण कौशल मतलब बोलने का जो कौशल है हम एक बालक में किस उम्र तक विकास कर सकते हैं, उसका 6 वर्ष की अवस्था तक, 6 वर्ष की अवस्था तक। उसी तरह लेखन कौशल है, एक कला है जिसको हम किस उम्र तक के बालक में विकास कर सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि बाल्यावस्था या बाल्यकाल की अवस्था में, या कहें हम कक्षा 5, या मैं कह दूं कि उम्र 6 से लगा के 12 वर्ष भी ज़्यादा है, 6 से लगा के हम 10 वर्ष के बालक में लेखन को कला का विकास कर सकते हैं। उसके बाद में हम उसके लेखन कला को सुधारना चाहेंगे तो वो नहीं सुधरेगी। इसलिए कहते हैं कक्षा 5वीं तक के बालक में जो लेखन कला का कौशल है, या उसकी राइटिंग है, या उसके अक्षर की बनावट है, उसमें कब तक सुधार किया जा सकता है, कक्षा 5 तक। अगर वो 9th और 10th में आ जाएगा और उससे बोलेंगे कि उसके अक्षर का उच्चारण या लिखावट को सही किया जाए, तो इस उम्र में हम उसकी अक्षर और लिखावट का सुधार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा 5, या हम कहें कि बाल्य अवस्था 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बालक में हम लेखन कला का कौशल का हम विकास कर सकते हैं, उसके अक्षर में बनावट में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, भाषा के तहत लेखन में अगर त्रुटि हो जाती है, अगर लेखन में त्रुटि हो जाती है तो उसके स्थायी स्वरूप में भी क्या हो जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं। लेखन क्या होता है हमारे पास में, एक स्थायी रूप ले लेता है। जब हम लिखते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, एक स्थायी स्वरूप बन जाता है। जैसे हम पठन में भी जैसे पठन है तो उसको हम अगेन पढ़ेंगे तो उसके में अपन सुधार कर सकते हैं। लेकिन लेखन कला क्या होता है कि एक स्थायी स्वरूप बन जाता है। जैसे किताब है, मिनिएचर है, या डायग्राम है, या अदर कोई हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो अगर उसमें एक बार हम लिख लेते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, स्थायी स्वरूप हो जाता है। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं उसके लेखन में, तो हम उस गलतियों को क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, वही हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, स्थायी बन जाता है। इसलिए जब भी हम लेखन कला या लेखन कौशल करते हैं तो हमें अक्षर की लिखावट, उसका सही क्रम, उसकी शब्द शुद्धि का ध्यान होना अति आवश्यक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कि उज्ज्वल, ये मैंने लिख लिया। लेखन कौशल में मैंने
अपनी किताब में या अपने नोट्स में या अपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में लिख लिया है मैंने उज्जवल, और उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है, तो जब इसको मैं पढ़ूंगी या कोई भी बच्चा पढ़ेगा या अदर कोई भी दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, तो उसके तो दिमाग में क्या रहेगा कि उज्जवल ये लिखा हुआ है जो क्या है बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेखन कला में हमें स्थायी स्वरूप होता है, हमारा स्थायी रहता है, इसलिए इसमें हमें शब्दों का ध्यान, उसके सही क्रम का ध्यान, शब्द शुद्धि का ज्ञान अति आवश्यक है। जबकि उज्जवल कैसा लिखा जाता है, ऐसा, ठीक है। तो लेखन कला क्या हो जाता है, हमारा स्थायी हो जाता है। अगर स्थायी शब्द में हम अगर त्रुटि कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमेशा के लिए त्रुटिपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी हम लेखन कला करते हैं तो उसमें स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें शब्दों का ध्यान, उसके मात्रा और अशुद्धियों का ध्यान अति आवश्यक है। प्रथम हम उसे डायरेक्ट तो नहीं सिखा देते हैं, अ से अनार या आ से आम या अ से एप्पल, तो लेखन कला का भी विकास करने के लिए हम क्रम से चलते हैं। तो किसी विद्यार्थी की अगर हम लेखन कला का विकास कर रहे हैं, उसे लिखना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे शिरोरेखा, उसे ध्यान करवाएंगे हम किसका, सबसे पहले हम शिरोरेखा का ध्यान करवाएंगे। शिरोरेखा, शिरोरेखा प्री क्लास या किटी गार्डन क्लास चलती है, उसमें हम शिरोरेखा का ध्यान करवाते हैं। जैसे हम बच्चों को देंगे लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सीधी लाइन, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, इस तरह से ऊपर की लाइन को करो। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों को अगर लेखन कला कौशल सिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, शिरोरेखा का ध्यान करवाएंगे। शिरोरेखा से अगर बालक इस तरह की लाइन करना सीखता है, आड़ी, तिरछी, खड़ी, फिर उससे हम ध्यान करवाते हैं कि अगर ए से एप्पल बनाते हैं तो पहले इस तरह की लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह की लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में इसको बराबर करेंगे। तो सर्वप्रथम लेखन कला के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शिरोरेखा की आवश्यकता होती है, या शिरोरेखा का ध्यान करवाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को रूपरेखा अनुकरण का ध्यान करवाया जाता है। रूपरेखा अनुकरण विधि का, रूपरेखा अनुकरण विधि बताई जाती है। रूपरेखा अनुकरण विधि में क्या होता है कि बच्चों को बिंदुओं के माध्यम से समझाया जाता है। बच्चों को बिंदुओं के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे मैं अ से अनार बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, डॉट कर दिया है, और इसके माध्यम से मैं रूपरेखा बना के फिर बच्चों को बोलूँगी कि इसको पूरा से आपको मिलान करना है। तो रूपरेखा के माध्यम से हम बच्चों को क्या करवाएंगे, अक्षर ज्ञान करवाएंगे। जैसे मैंने ऐसे एप्पल बनाया है तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कर दिया है, डॉट डॉट बिंदु से कर दिया है, उसके बाद मैं उनको मिलाने के लिए बोलूँगी। तो ऐसे मिलाएंगे तो फिर उनके शब्द की बनावट और लिखावट दोनों का क्या होगा, रिहर्सल होगा। बार बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख पाएंगे, और अनुकरण करेंगे तो इस चीज़ को वो क्या बिठा लेंगे, अपने मेमोरी में स्थायी बिठा लेंगे। ठीक है। और मैंने पहले भी बताया है कि किसी चीज़ को हम बार बार प्रयास करेंगे तभी वो स्थायी हो जाएगी। जिस तरह से लेखन कला कौशल है, तो लेखन को पढ़ने या देखने से इसमें हम सुधार नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसका हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, अनुकरण करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक बालक इन चीज़ों का अभ्यास अनुकरण नहीं करेगा तो लेखन कला कौशल में सुधार नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है हमारा पेस्टोलॉजी के माध्यम से बच्चों की लेखन कला का विकास किया जाता है। पेस्टोलॉजी में क्या होगा, जैसे हम बच्चों को एक पूरा राउंड शेप देंगे, राउंड शेप में बताएंगे, जिससे बच्चों का क्या होगा, एक इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर हम बच्चों को कहेंगे इसके बीच में से हम एक लाइन घुमाएंगे, फिर उनको कहेंगे यहाँ से बिगाड़ो, यहाँ से इसको पूरा एक राउंड शेप करेंगे। फिर हमने बच्चों को बोल दिया कि इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको हम आधा या मिटा के इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, फिर आधा यहाँ से जोड़ देंगे। तो इससे बच्चों में क्या होगा, एक इंटरेस्ट होगा, और किसी चीज़ में अगर जिज्ञासा या इंटरेस्ट होगा तो वो उस चीज़ को क्या होगा, अपने आप सीखेगा। फिर वापस हमने ये बना दिया राउंड, फिर हमने इसको बोला है कि क से कबूतर बनाना है,
तो हमने इस तरह से बता दिया, यहाँ से हमने छोड़ दिया। मतलब इस तरह से बताएंगे तो बच्चों में क्या होगा, इंटरेस्ट जाएगा कि हाँ ये क से कबूतर बना है। ठीक है, यहाँ हम ह बनाएंगे तो भी हम कहेंगे आधा राउंड शेप हमने इधर लिया है, आधा राउंड शेप हमने फिर इधर लिया है, फिर इधर करेंगे। ऐसे करके हम बच्चों को क्या करेंगे, उनके लेखन कला कौशल को सुधारेंगे और उनमें लेखन की कला का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो आज हमने 3 लेखन कला में किस तरह से बच्चों में सुधार किया जा सकता है, या लेखन कला का हम शुरू में हम किस तरह से बच्चों को सिखाएंगे। तो फर्स्ट हम कैसे करेंगे, बच्चों को शीरा रेखा का ध्यान करवाएंगे, फिर हम रूपरेखा अनुकरण के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि डॉट डॉट के माध्यम से ऐसे बार बार अनुकरण करेगा तो वो उनको पूरे अच्छे से लिख पाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पेस्ट्रोलॉजी की सहायता से बताएंगे। पेस्ट्रोलॉजी में हम ये भी कर सकते हैं कि मिनिएचर के माध्यम से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेखन कौशल में हम इतना ही पढ़ेंगे।